जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 7 का हिंदी प्रथम का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पढ़ेंगे। रक्त और हमारा शरीर के बारे में पढ़ेंगे। ये एक निबंध है। इसके रचयिता, इसके लेखक यतीश अग्रवाल जी हैं। रक्त और हमारा शरीर पाठ के लेखक, पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर, इसके लेखक यतीश अग्रवाल जी हैं। आइए जानते हैं क्या है इस पाठ में। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। देखिए, आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपने ही जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। देखिए क्या कह रहे हैं कि दिव्या और अनिल दोनों भाई बहन हैं। अनिल बड़ा भाई है, दिव्या छोटी बहन है। दिव्या को बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, भूख नहीं लगती, किसी काम में उसका मन नहीं लगता है। तो उसका भाई उसे अस्पताल लेकर गया है डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने उसको देखते ही कहा है कि लगता है इसके शरीर में खून की कमी हो गई है, तो इसकी जाँच करनी पड़ेगी। तो जाँच करने के लिए उसे पास वाले एक कमरे में भेज दिया। तो वहाँ पर जो डॉक्टर दीदी बैठी थी वो अनिल की जान पहचान की थी। तो वो कह रही हैं कि बताओ अनिल, कैसे आना हुआ? तो वो कह रहे हैं कि इसको दिव्या को डॉक्टर ने खून की कमी बताई है और जांच के लिए आपके पास भेजा है। ठीक है, आगे कह रहे हैं, इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल लिए। खून की बूंदें, एक छोटी सी सुई निडल होती है, उससे उंगली में एकदम से डिप करते हैं और वो चुभाते हैं और उससे खून निकलता है। उस खून को फिर शीशी में भर लेते हैं। ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि कुछ खून की बूंदें डॉक्टर दीदी ने निकाली और उसे स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल में रिपोर्ट लेने आ जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। देखो क्या कह रहे हैं कि इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने क्या किया, खून की कुछ बूंदें लेकर दिव्या की उंगली में से खून की कुछ बूंदें लेकर उसे स्लाइड पर लगाकर जांच करने लगी। स्लाइड क्या होती है? स्लाइड एक कांच की छोटी सी पतली सी पट्टी होती है। ठीक है। और फिर क्या हुआ कि वो जांच करने लगी और बोला कि अनिल तुम कल रिपोर्ट लेने के लिए आ जाना। फिर अगले दिन अनिल आया और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और भीतर मतलब अंदर से आवाज़ आई कि आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो अनिल कमरे में आ गया। आगे उसने क्या देखा कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्लाइड की जांच कर रही हैं। जिस स्लाइड पे उन्होंने खून लिया था उसकी जांच कर रही हैं। सूक्ष्मदर्शी होता है एक छोटा सा यंत्र होता है, उसमें छोटी से छोटी चीज़ भी बड़ी दिखाई देती है। सूक्ष्मदर्शी होता है क्या होता है, एक यंत्र होता है जिसमें छोटी से छोटी चीज़ बड़ी दिखाई देती है। दीदी ने इशारे से कहा, पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। दीदी के इशारे से वह पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। क्योंकि दीदी वो जांच कर रही थी तो उन्होंने बोली कुछ नहीं और उन्होंने इशारे से कहा, तो वो पास में एक रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। कौन? अनिल। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, हाथ धोकर तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। ठीक है ना। हाथ पोंछते हुए वो अनिल को बता रही हैं कि अनिल, दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया रक्त की, खून की कमी से होने वाली एक बीमारी है ना। एनीमिया जो खून की कमी
जो हो जाती है शरीर में उसको एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो बता रही हैं डॉक्टर दीदी कि अनिल, दिव्या को खून की कमी की बीमारी है, चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अब आगे क्या हुआ, आगे कह रहे हैं अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा मतलब और जानने की इच्छा। वो बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? तो दीदी कहे, हाँ हाँ क्यों नहीं। डॉक्टर दीदी ने कहा, एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा, अनिल ने पूछा कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है? यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। डॉक्टर दीदी ने कहा कि इस एनीमिया के बारे में जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में, खून के बारे में जानना होगा। फिर बोली, फिर कौन बोली? डॉक्टर दीदी बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखता है, लाल रंग का दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा, ये एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र जिसमें छोटी से छोटी चीज़ बड़ी दिखाई देती है। तो डॉक्टर दीदी कह रही हैं कि खून के बारे में जानने के लिए तुम्हें पहले लाल रक्त कणों के बारे में जानना पड़ेगा। लाल जो रक्त है, रक्त खून है जो लाल, वो द्रव्य के जैसा दिखाई देता है, और यह सूक्ष्मदर्शी से देखें अगर तो ये भानुमति किसी का नाम, और उसका पिटारा, जैसे भानुमति ने कोई पोटली बना ली हो, उस पिटारे में बहुत सारा सामान उसने रखा हो, उसकी तरह ही ये हमें लगेगा। तो मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं। डॉक्टर कह रही है कि मोटे तौर पर खून के 2 भाग होते हैं, रक्त के 2 भाग होते हैं। एक भाग जो बहुत तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। ठीक है ना। एक भाग तरल होता है, तरल लिक्विड तरह का होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे छोटे कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, उन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ठीक है ना। ये क्या बताया डॉक्टर दीदी ने कि ये हमारे शरीर में ये क्या होते हैं, 2 भाग में बटा होता है ये मोटे तौर पर, और एक प्लाज्मा होता है और दूसरा छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, उसमें लाल, सफ़ेद और एक ऐसे कण होते हैं जिनका रंग नहीं होता है, और उन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण कहा जाता है, और ये प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ठीक है, आगे कह रही हैं, इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। ठीक है, ये सूक्ष्मदर्शी द्वारा ये जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये कौन से हैं? लाल रक्त कण हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा हो अनिल। अनिल क्या हुआ कि स्लाइड को देखकर, जो वो स्लाइड थी छोटी कांच की जो पट्टी थी पतली, वो सूक्ष्मदर्शी से उस यंत्र से देख रहा था। देखो ये डॉक्टर भी देख रही है सूक्ष्मदर्शी से, तो उसे देखकर अनिल आश्चर्य से उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, कि खून की एक बूंद में इतने सारे कण हैं, देखकर वो आश्चर्य से उछल पड़ा। आगे कह रहे हैं कि इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों। बालूशाही जो है एक तरह की मिठाई होती है ना। बालूशाही कह रहा है, अनिल कह रहा है कि इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे छोटी छोटी बहुत सारी बालूशाही रख दी गई हों। तो आगे कह रही है, हाँ दीदी बोली। दीदी कह रही है, हाँ, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ से अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। खून के एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें, मिलीमीटर वो थोड़ा सा ही लें, तो उसमें हमें 40 से 50 लाख कण मिलेंगे। 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। ये क्या कह रही हैं डॉक्टर दीदी कि जो अगर हम 1 मिलीमीटर रक्त लें, उसमें हमें 40 से 55 लाख कण तक के ये लाल रक्त कण हमें मिलेंगे, बालूशाही की तरह दिखाई देंगे।
आगे कह रहे हैं इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है, क्योंकि ये छोटे छोटे लाल रंग की बालूशाही होती है, इसी कारण ये हमें खून जो है लाल रंग का दिखाई देता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। ये जो लाल रक्त कण हैं ये हमारे शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग महीने भर का होता है, 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, कुछ धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तो डॉक्टर दीदी जो हैं वो क्या समझा रही हैं कि जो ये लाल रक्त कण हैं इनका जीवन, ये हमारे शरीर में कैसे सांस ऑक्सीजन पहुंचाने का भी काम करते हैं, और ये दिन रात काम करते हैं ये लाल रक्त कण। और इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। कितना होता है लाल रक्त कणों का जीवन काल? 4 महीने होता है। 4 महीने होते होते ये नष्ट होने लगते हैं, मतलब ख़त्म होने लगते हैं। लेकिन ये एक साथ ख़त्म नहीं होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। कुछ आज हो गए, कुछ कल हो गए, कुछ उससे अगले दिन हो गए। फिर आगे कह रहे हैं तब तो कुछ ही महीनों में ख़त्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। अनिल बार पूछ रहा है ना डॉक्टर दीदी से, तो डॉक्टर दीदी बता रही हैं। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी। बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। हमारे शरीर में जो ये लाल रक्त कण है हर समय नए बनते रहते हैं, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। ठीक है, जो ये कण हैं ये जो नष्ट होते रहते हैं, इनका समय कितना होता है? 4 महीने का लगभग होता है। और हमारा शरीर नए रक्त कण बनाता रहता है। जो ये नष्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, उनकी जगह नए रक्त कण ले लेते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। अब ये किस तरह से समझा रहे हैं? कारखाने मतलब जहाँ फैक्ट्रियाँ जो होती हैं जिसमें सामान बनाया जाता है, कारखाने उन्हें बोलते हैं। तो ये किस तरह बता रही हैं कि जैसे हमारे शरीर में हड्डियों के बीच में जो जगह होती है, मज्जा होती है, हड्डियों के बीच जहाँ पर जॉइंट होता है, जोड़ होता है, वहाँ पर हड्डियों के बीच में मज्जा होता है, वहाँ पर ये बनते हैं। उसके लिए इन लाल रक्त कणों का निर्माण वहाँ पर होता है। और उसके लिए इन कारखानों को किस चीज़ की, कच्चा माल मतलब जो हम खा रहे हैं, क्या चीज़ खा रहे हैं उसकी ज़रूरत होती। क्या क्या कारखानों में? प्रोटीन और लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। प्रोटीन हमें ज़्यादा खाना चाहिए, लौह तत्व खाने चाहिए, विटामिन, है ना। ये देखो फल सब्जियाँ, ये सब चित्र बने हुए हैं, अभी आगे देखते हैं। तो इन सब की ज़रूरत हमें होती है। ये देखिए फल सब्जियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं सारी। ये सारी चीज़ें हमें खानी चाहिए जिससे हमें प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलते हैं। तो ये हमारा लाल रक्त कण बनाते रहते हैं इन सब चीज़ों को खाने से। ठीक है, आगे कह रहे हैं यह पौष्टिक आहार लेते हो? डॉक्टर दीदी पूछ रही हैं। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। ये जो सारे कच्चा माल जो कारखाने में बनाते हैं वो कह रहे हैं कि क्या क्या होते हैं पौष्टिक तत्व। इसमें हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा और गोश्त, ये तत्व सारे होते हैं, उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। माने ये जो कारखाने लाल खून बनाने का काम करते हैं, तो इन्हें अगर हम प्रोटीन वगैरह ये सब सही मात्रा में नहीं लेते हैं तो इन कारखानों को, माने इन हड्डियों के बीच जो ये मज्जा है, इन्हें वो कच्चा माल नहीं मिल पाता आवश्यकता अनुसार। और जिसका कारण क्या होता है? नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इन कमी को एनीमिया कहते हैं। ठीक है, अब ये पूछा जाएगा कि एनीमिया किसे कहते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रश्न, है ना। तो क्या होता है कि लाल रक्त कण जो है इनकी कमी जब शरीर में हो जाती है, जब ये नहीं बन पाते हैं तो एनीमिया हो जाता है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया।
अनिल पूछ रहा है अब डॉक्टर दीदी से कि क्या अगर हम इन पौष्टिक आहारों को लेते रहेंगे तो इससे हम इस एनीमिया से बच सकते हैं। दीदी बोली हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। ये हर हमारे भारत में, हमारे देश में हर किसी को मिल जाएगा कि खून की कमी, क्योंकि पौष्टिक तत्वों की पौष्टिक आहार है बच्चे खाते नहीं हैं, लेते नहीं हैं। बाहर जंक फूड ये सब चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए जो बच्चे हैं उनमें ये कमी ज़्यादातर पाई जाती है। इसके अलावा इस रोग का एक बड़ा कारण क्या है? पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ये जो कीड़े हैं ये हमारे शरीर में किससे प्रवेश करते हैं? दूषित जल से और खाद्य पदार्थों के द्वारा। खाद्य पदार्थ मतलब खाने की चीज़ें, खाने की वस्तुएं, ठीक है। खाद्य पदार्थ खाने की जो वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं, उनसे ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, माने पहुंच जाते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि भोजन करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ पानी से धोना चाहिए और साफ पानी हमें पीना चाहिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं, डॉक्टर दीदी बता रही हैं अनिल को कि हाँ एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। ज़मीन की ऊपरी सतह में एक तरह के अंडे होते हैं, कीड़े होते हैं जो अंडे ज़मीन पर देते हैं। ऊपरी सतह माने उसके ऊपर की जो हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है उस पर अंडे देते हैं कीड़े, वो ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा जो है त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। जब हम नंगे पैर चलते हैं तो ये जो अंडे हैं वो हमारे पैरों में चिपक जाते हैं और ये हमारे शरीर से, त्वचा से होते हुए ये हमारे पेट में, आंतों में जगह बना लेते हैं, ठीक है। ये डॉक्टर दीदी बता रही हैं, ये हमारे शरीर में क्या कर लेते हैं? अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय ये है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें। माने पहले क्या होता था कि बाहर ही जाते थे शौच के लिए, तो उस समय नंगे पैर भी कई बार चले जाते थे। पहले जो लोग थे, बच्चे थे और बड़े थे, ये नंगे पैर भी चले जाते थे। तो ये कह रही हैं डॉक्टर दीदी, इससे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें, ठीक है। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। अनिल कह रहा है कि दीदी यह तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। आगे कह रहे हैं कि अनिल बोला, फिर वह पल भर सोच में डूबा रहा। अनिल सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उसका क्या काम है ना। तो ये कह रहे हैं कि शरीर में जो प्लेटलेट कण, आपने और भी बताया था कि शरीर में बिंबाणु और प्लेटलेट कण होते हैं, सफ़ेद कण होते हैं, उनका क्या काम है। आगे अनिल पूछ रहा है दीदी से, ठीक है। तो दीदी क्या बता रही हैं? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। सफ़ेद कण जो है हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलते हैं, माने जो कीटाणु हैं, जो रोगाणु हैं, शरीर पर धावा बोलते हैं, शरीर को पकड़ लेते हैं। धावा बोलना मतलब पकड़ लेते हैं शरीर को, तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं।
और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। जो ये सफ़ेद कण होते हैं ये हमारे शरीर में क्या काम करते हैं, जब हमें चोट लगती है तो ये रक्त जमाव का माने ज़्यादा रक्त बहे ना उसको रोकने का काम करते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है, विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जब ये जो कोई बाहरी रोगाणु हमारे शरीर पर अटैक करते हैं, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उस समय ये लाल सफ़ेद जो कण हैं ये हमारी इनसे लड़ते हैं, डटकर इनका मुकाबला करते हैं। ये हमारे वीर सिपाही भी कहा जाता है सफ़ेद रक्त कणों को। ठीक है ना, सफ़ेद जो कण हैं उन्हें वीर सिपाही भी कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जब चोट लगती है तो उस समय भी ये किस तरह से करते हैं, ये जो बिंबाणु हैं एक मकड़ी के जाले की तरह जाला बुनना शुरू कर देते हैं। जब चोट लगती है तो वो फिर वहाँ से खून बहना बंद हो जाता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं अनिल बोला दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है ना। आगे उसे जिज्ञासा हो रही तो अनिल कह रहा है कि जब घाव गहरा होता है जख्म तो उससे खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में तो दीदी कह रही हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, है ना। कुछ क्या होता है कि जब अगर ज़्यादा गहरा होता है घाव तो टाँके भी लगा देते हैं डॉक्टर, टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है जिसको चोट लगी हो। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। ठीक है ना, कि अगर ज़्यादा खून बह जाए तो उसको खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है। अनिल ने कहा क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तो अनिल पूछ रहा है कि अगर ज़्यादा खून निकल जाए तो ऐसे समय में किसी और का खून काम आ सकता है? तो आगे कह रही हैं डॉक्टर दीदी बोली अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता, हर किसी का खून जो है एक सा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, है ना, खून के ग्रुप होते हैं। तो दीदी बता रही हैं कि हर किसी का रक्त नहीं काम आ सकता, इसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद ही उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। माने उसी ब्लड ग्रुप, रक्त समूह मतलब ग्रुप जो होता है उसको रक्त उसी ग्रुप का समूह का चढ़ाया जा सकता है। आगे कह रहे हैं लेकिन ज़रूरत के समय यदि रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब? अनिल ने पूछा। अनिल की जिज्ञासा बढ़ती जा रही, वो पूछ रहा है दीदी से कि अगर ज़रूरत के समय उसी रक्त समूह का माने उसी ब्लड ग्रुप का खून ना मिले तो क्या होगा? तो क्या कह रही हैं दीदी कि ऐसी आपात स्थिति में माने कि ऐसी घोर संकट की स्थिति में क्या होता है कि दीदी बोली कि अनिल, हाँ, ऐसी आपात स्थिति में ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ब्लड बैंक रक्त कोष जहाँ पर खून को इकट्ठा करके रखा जाता है। ब्लड बैंक जो होते हैं जहाँ पर खून को इकट्ठा करके रखा जाता है। ठीक है ना, तो वो कह रही हैं डॉक्टर दीदी कि ऐसी कठिन परिस्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, हर बड़े हॉस्पिटल में इस तरह के बैंक होते हैं, खून इकट्ठा करके रखते हैं जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। ठीक है ना, दीदी ने क्या कहा कि अगर हमें अस्पतालों में ये
रक्त ब्लड को संभाल कर भंडार को मतलब उसको सुरक्षित रखना है। तो हमें पूरे भारतवासी जो भी हैं उन्हें रक्त देते रहना चाहिए समय समय पर। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। अब अनिल जो है वो पूछ रहा है कि मैं भी खून दे सकता हूँ। तो आगे क्या कह रही हैं? नहीं, अभी तुम छोटे हो। जो डॉक्टर है वो क्या कह रही है? नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। इसकी भी एक सीमा होती है। तो उसमें क्या होता है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के, ठीक है ना, 18 वर्ष से माने अपनी जो उम्र है वो 18 हो जानी चाहिए, उससे 18 से अधिक, और स्वस्थ होने चाहिए व्यक्ति, तो वही रक्तदान कर सकता है, ठीक है ना, वही खून दे सकता है। एक समय में उससे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है। एक समय में एक बार में कितना खून दे सकता है? 300 मिलीलीटर ही खून दे सकता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है, क्योंकि ये लाल रक्त कण हमारे शरीर में बनते ही रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम रक्तदान कर दें, ठीक है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। हमारे शरीर में लगभग कितना खून होता है? 5 लीटर खून होता है, ठीक है। आगे, इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी ने समझाते हुए कहा। दीदी ने अनिल को समझाते हुए कहा, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, ठीक है ना। तो अनिल कह रहा है तो बड़ा होने पर मैं तो नियमित रूप से, नियमित माने रोज़, नियमित मतलब रोज़, माने जब जब मुझे ज़रूरत होगी तब तब मैं रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। पीठ ठोकना मतलब पीठ को थपथपाते हुए कहा कि शाबाश अनिल, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो और इस तरह से ही करना चाहिए। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।